नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ताओं के अधिकार एवं संरक्षण संबंधी कानून एवं नियम पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक 1 भोपाल श्रीमती प्रतिभा पांडे जी। मैडम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है उपभोक्ताओं के अधिकार एवं संरक्षण संबंधी कानून एवं नियम, तो हम आपको बता दें कि सन 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नया लागू हुआ है, नया बना है। ये कब से लागू हुआ और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और ये कानून क्या है, ये इस नए कानून में क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं उपभोक्ताओं के लिए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैडम, जैसा कि आज हमारा विषय है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उसमें ये कब से लागू हुआ और इसमें क्या विशेष प्रावधान। जैसा कि हमको सबको पता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है जी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी तरह परिवर्तित हुआ, पर कुछ बदलते समाज के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ नई आवश्यकताएं थी उनको उसमें शामिल करके 2019 का अधिनियम लाया गया, जो 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। जी, जैसा कि आपने बताया कि 20 जुलाई को 2020 को लागू हुआ है, तो इसके अंतर्गत क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? अगर हम बात करें कि जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत अवेयरनेस दर्शकों में नहीं रही है पुराने कानून में भी, और अभी जो नया कानून आया है इसमें कुछ विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं, तो वो क्या प्रावधान किए गए हैं? चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि विज्ञापन संबंधी जो प्रावधान है वो पूरी तरह नया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1986 का जो अधिनियम था उसमें विज्ञापन का जो उन्होंने संदर्भ दिया था वो एकदम अलग था। अभी आज के समाज में विज्ञापन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी है, इंटरनेट के जरिए भी है, वेबसाइट के जरिए भी है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं। तो इस विज्ञापन के संदर्भ में कहा गया कि कोई भी ऑडियो या विजुअल जिसे आप देख सकते हैं या जिसे आप सुन सकते हैं, उसका माध्यम कोई भी हो सकता है। आप वेबसाइट पे देख रहे हैं, आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, आपने कोई पैकेजिंग देखी है, कोई इनवॉइस देखा है, कोई पेपर देखा है, कोई सर्कुलर है, कोई नोटिस है, गैस है, लाइट है, साउंड है, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रचार जो कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो विज्ञापन है इस अधिनियम के अंतर्गत। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होती है कि विज्ञापन की परिभाषा में कानून में क्या क्या लिया गया है। तो जैसा कि आपने बताया दर्शकों, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि इसमें सभी तरह के विज्ञापनों को शामिल किया गया है, चाहे वो किसी वेबसाइट के माध्यम से हो, टीवी हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, माध्यम कोई भी हो सकता है, पर वो इस कानून के अंतर्गत आता है। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि इसमें विज्ञापन को लेकर ये परिभाषा दी गई है, तो अगर हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो उपभोक्ताओं के अधिकार हैं, उसमें क्या क्या माना गया है कि उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? अधिनियम 2019 जो है वो 6 तरह के उपभोक्ता अधिकारों की बात करता है। सबसे पहले हम बात करें तो उपभोक्ताओं को जो है वो राइट टू प्रोटेक्ट है। किसी भी तरह का ऐसा कोई विज्ञापन या किसी वस्तु का या सेवा का जो कि हजार्डस टू लाइफ है, किसी भी उपभोक्ता के हित को, उसके जीवन को, उसके स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, अगर कोई संकट पैदा कर रही है तो उससे प्रोटेक्ट करना जो है, उससे उसका बचाव करना, वो उपभोक्ता का अधिकार है। दूसरा राइट टू इन्फॉर्म है। किसी भी सेवा के संदर्भ में उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, रेट के बारे में, उसका हम देखते हैं एक्सपायरी डेट है, कंटेंट है, ये सब जो है ये हमारे अधिकार हैं। हमने कोई चीज खरीदी है तो वो कितने समय तक प्रिजर्व की जा सकती है, उसकी कीमत क्या है, वो कब उस प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, ये सब हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो उपभोक्ता को पता होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं सामान्य तौर पे
आप कोई भी पैकेजिंग देखिए उस पे ये सारा डिटेल मेंशन रहता है। इवन ईडेबल जो आइटम्स हैं उनका कंटेंट भी रहता है कि ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, किस चीज से तैयार हुआ है। तो ये भी हमारा अधिकार है जी। हमको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट टू बी हर्ड, ये भी उपभोक्ता का अधिकार है कि अगर हमको कोई परेशानी है या हम किसी सेवा या वस्तु के संबंध में कोई बात रखना चाहते हैं उपभोक्ता के नाते, तो हमको कोई एक प्लेटफॉर्म भी मिले। तो ये जो हमारी एजेंसीज हैं, हम सीसीपीए की बात करते हैं, जो परिषदें हैं, ये सब हमारे उपभोक्ताओं के प्लेटफॉर्म्स हैं जी। रेड्रेसल की बात करें तो ये भी उपभोक्ता का अधिकार है। बिल्कुल। तो जो हम आयोग में देख रहे हैं कि हम जो शिकायत लेके जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो, नेशनल कमीशन हो, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो उपभोक्ता के उस अधिकार को संरक्षित करते हैं कि दैट इज राइट टू बी सीक द रिड्रेसल फॉर एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट जो उसको हुआ है। जी मैडम, आपने बताया कि उपभोक्ता कानून में बहुत सारे अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, चाहे वो फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर हो, खाने को लेकर हो। हम बात करें ई कॉमर्स के बारे में, और एक उपभोक्ता कानून में शब्द है पृष्ठांकन। जी, इससे क्या अभिप्राय है, इससे क्या आशय है? ई कॉमर्स, अगर इसे कानूनी भाषा में से मैं साधारण शब्दों में कहूं तो हम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे शॉपिंग कर रहे हैं, मार्केट नहीं जाना है, हमने कोई वेबसाइट खोली, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, और वहां से हमने कुछ ऑर्डर किया, इट इज ई कॉमर्स। विदाउट नोइंग द सेलर एंड बायर डायरेक्टली, हमने किसी का एक प्रोडक्ट पसंद किया, हमने उसको परचेज किया, हमने अपनी डिमांड भेजी और एक्सेप्ट की, हमने पे किया, हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, तो हम उपभोक्ता हो गए और वो सेलर हो गया। और ये सारा ट्रांजैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ, इसलिए ये इस तरह की जितने भी क्रियाकलाप हैं ये सब ई कॉमर्स में आते हैं। जी। 1986 के अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं था। क्यों? क्योंकि 1986 में किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी कि घर बैठे फोन पे हम कुछ सिलेक्ट करके और अपने घर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, तो उस प्रावधान की आवश्यकता ही नहीं थी कानून में। बिल्कुल। पर आज का 60% मार्केटिंग जो है वो ई कॉमर्स बेस्ड हो गया है, तो इसका प्रावधान, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसके लिए पनिशमेंट, ये सब कुछ हमारे अधिनियम में जो है वो प्रावधान किया गया है। अब आपने बात की पृष्ठांकन की। एंडोर्समेंट हम समझते हैं जी। पृष्ठांकन को मैं एक सामान्य भाषा में आपको समझाती हूँ कि जब भी हम कोई विज्ञापन देखते हैं तो वो विज्ञापन किसी व्यक्ति द्वारा या किसी बड़े सेलिब्रिटी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उपभोक्ताओं के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसके द्वारा किया जा रहा होता है, तो वो एंडोर्सर है उस प्रोडक्ट का। और उसके बारे में इस अधिनियम में ये माना गया है कि आप किसी भी वस्तु या सेवा के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी भी तरह का एक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी राय है, ये आपका उस सेवा या वस्तु के साथ अनुभव है जो आप उपभोक्ताओं के साथ साझा कर रहे हैं, तो ये एंडोर्समेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि अमिताभ बच्चन किसी क्रीम का ऐड कर रहे हैं और अगर वो ये कह रहे हैं कि इसको लगाने से हम गोरे हो जाते हैं या इससे आपकी त्वचा पे निखार आ जाता है या किसी तरह की कोई परेशानी दूर हो जाती है, तो उपभोक्ताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो उनसे प्रभावित है वो ये मानते हुए कि ये क्रीम जो है वो बच्चन साहब ने उपयोग भी की होगी और इसके उन्होंने बेहतर प्रभाव पाए होंगे। और अधिनियम में भी ये अभिनिर्धारित किया गया है कि आपने उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी जो है उसको वो अनुभव कर लिया है, उसके बाद ही आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो उसके संदर्भ में पृष्ठांकन का वो दिया गया है अधिनियम में। जी मैडम, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। इस नए कानून में ये जो प्रावधान किया गया है, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा सीधा विषय है और कई बार भ्रामक विज्ञापनों के कारण बहुत बड़ी कॉस्ट भी चुकानी होती है लोगों को। तो हम ये जो प्रावधान किया गया है ये आम जनता के लिए, उपभोक्ताओं के लिए बहुत उपयोगी है। मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँ, चित्रा जी माफ कीजिए, मैं आपकी बात बीच में टोक रही हूँ। जी जी बताइए प्लीज। पर इस अधिनियम में ही एक प्रावधान ये भी किया गया है कि एंडोर्स करने वाले जितने भी एंडोर्सर हैं, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, जो इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, उनका एंडोर्समेंट कर रहे हैं, उनकी लाइबिलिटी फिक्स की गई है, उनके पनिशमेंट की, उनके एंडोर्समेंट पे रोक लगाने की और फाइनेंशियल लाइबिलिटी फिक्स करने का भी प्रावधान एक्ट में किया गया है कि यदि ऐसा पाया जाता है कि एक बहुत बड़े उपभोक्ताओं के हितों को आहत होता है और उस प्रोडक्ट को अगर आपने एंडोर्स किया है तो आपके ऊपर
केंद्रीय प्राधिकरण जो है वो कुछ जुर्माना भी लगा सकता है जी, आपके एंडोर्स करने को प्रतिबंधित भी कर सकता है। जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट का एंडोर्स करने से पहले बहुत उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स जो हैं उनके बारे में और उसका क्या प्रभाव होगा उपभोक्ताओं पर, इसके बारे में सारी जानकारी लेने के बाद ही एंडोर्स किया जाता है। मैं भी आपको रिसेंट बताती हूँ कि केंद्रीय प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने एक मेडिकल कंपनी का ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जो है उनके एक प्रोडक्ट को उन्होंने रोका है कि इसका एडवर्टीजमेंट जो है वो नहीं दिखाया जाएगा। उसका कारण उन्होंने ये बताया कि जो उनके एंडोर्सर्स थे दे ऑल बिलोंग टू फॉरेन कंट्रीज जी। तो उनका ऐसा मानना था कि उनके जो एग्रीमेंट था उसको यहाँ एडवर्टीजमेंट करने का आपने उसको ब्रेक किया है और आप एक बहुत बड़े उपभोक्ताओं के वर्ग को उस माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे कि अच्छा सारे डॉक्टर्स फॉरेन के हैं, ब्रिटेन के हैं, ये कह रहे हैं तो फिर ये बात बिल्कुल सही होगी। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम एडवर्टीजमेंट के बारे में देखते हैं। बिल्कुल उसको मॉनिटर करने के लिए अधिनियम में बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि जो प्रावधान किए गए हैं और इस तरह से जो हमारे यहाँ कमेटी बनी है, अगर वो इस तरह से एक्शन ले रही हैं, जो आयोग बने हैं, तो हमें लगता है कि जो ये भ्रामक विज्ञापन है बहुत जल्दी इन पर रोक लगेगी और अब किसी भी उपभोक्ता को इस तरह से विज्ञापन के माध्यम से ठगना आसान नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता कानून की, तो उपभोक्ता कानून में क्या मध्यस्थता के माध्यम से भी प्रकरणों का निराकरण किया जाता है? 2019 के अधिनियम में अध्याय 5 जो है उसमें उन्होंने मध्यस्थता के लिए, मीडिएशन के लिए एक पूरा अध्याय डाला है और उसमें ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कई कारणों से उपभोक्ताओं के जो कंप्लेंट्स हैं वो एक लंबे समय तक पेंडिंग हैं या उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो अगर कुछ मामलों को आप आपसी सुलह से सुलझा सकते हैं तो उसको उस निपटारे के लिए उन्होंने मध्यस्थता का एक प्रावधान उसमें रखा है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो आयोग को दी गई है कि आयोग जो है वो पैनल किए हुए एडवोकेट्स का एक सेल तैयार करेगा और उन एडवोकेट्स का अगर परिवादी जो है, जो उपभोक्ता है अपना, वो अगर ये आवेदन करता है कि मैं जो हूँ अपना परिवार जो है वो मध्यस्थता मीडिएशन के द्वारा इसको सुलझाना चाहता हूँ, तो उसकी रिकमेंडेशन जो है वो सेल को दी जाएगी और उसके माध्यम से उसके मामले का निपटारा किया जाएगा। जी मैडम, इस कानून में एक शब्द और आता है अनुचित व्यापार व्यवहार। इसको किस श्रेणी में माना गया है, किस चीज को अनुचित व्यापार व्यवहार कहा गया है कानून के अंदर? मैंने जो अभी आपको उपभोक्ताओं के अधिकार जो बताए थे हम उसी परिप्रेक्ष्य में अगर इसको समझें तो अगर प्राइस ठीक से प्रिंट नहीं है, पैकेजिंग ठीक से नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पे मेंशन नहीं है और प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट है ये नहीं है, तो ये सारी चीज जो है वो अनुचित व्यापार व्यवहार है। उसका इम्पैक्ट आपको पता है लेकिन फिर भी आपने उसको गलत एडवर्टीजमेंट किया कि आपको पता है कि आपकी क्रीम से कोई असर नहीं होने वाला है, फिर भी आप जो सारे लोगों को उन्होंने लाइबिलिटी में लिया है कि एंडोर्समेंट आपने करा लिया सलमान खान से कि भाई ये क्रीम तो जो है ना ऐसा गोरा करेगी, या ये टूथपेस्ट से आप पेस्ट करोगे तो एकदम मोतियों जैसे चमकते हुए दांत मिलेंगे, ऐसा ये सब जो है ये भ्रामक ही है, आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। और आपने अगर उसकी क्वालिटी को भी चेक नहीं किया है तो ये भी अनुचित व्यापार व्यवहार है। सेवाओं के संदर्भ में भी आप कह ये रहे हैं कि ज्यादातर समस्याएं हम देखते हैं टूरिज्म वाले मोड में कि आप यहाँ जाएंगे तो आपको 5 स्टार होटल मिलेगा, फिर वहां आपको 3 दिन का स्टे मिलेगा, फिर 2 दिन का यहाँ मिलेगा, फिर ये सफारी। पता चल रहा है धूप में घूम रहे हैं और यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा होटल और कौन सा सफारी। तो ये अनुचित व्यापार व्यवहार है कि आपने प्रोमिसेस कुछ किए, आपने उपभोक्ता को बताया कुछ और जो बताया उसके अनुसार आपने उससे पेमेंट लिया, पर आपने जब सेवा देने की बात आई तो वो उस अनुसार नहीं दी, तो ये अनुचित व्यापार व्यवहार है। इसी तरह से वस्तुओं के संदर्भ में भी है जी। तो अनुचित व्यापार में वो सारी चीजें मानी जो उचित नहीं है। एक आप उसको ऐसा मान लीजिए आम भाषा में कि जो भी व्यापार के क्रम में जो उचित नहीं है वो अनुचित व्यापार व्यवहार है। बिल्कुल। हम बात करें कि परिवाद कौन दायर कर सकता है और परिवादी की से क्या अभिप्रेत है इस कानून में?
उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत कहूं तो जो भी किसी चीज का या सेवा का वस्तु का उपभोग करता है वो उपभोक्ता है जी। इसमें एक प्रश्न आता है कि अगर हमारे घर में कोई बड़ा है और वो गया और बाजार से एक टूथपेस्ट लेके आया है ना, बिल लिया उसने, मान लीजिए बिल पे उनका नाम लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही उपभोक्ता है। घर आए और वो पेस्ट घर के सारे लोगों ने किया और किसी एक पे उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ या दो पे हुआ जी, तो ऐसा नहीं है कि उनके नाम पे था और उनको कोई असर नहीं हुआ तो वही वाद दायर कर सकते हैं। हम सब उपभोक्ता हैं, परिवार के वो दोनों तीनों चारों सदस्य जिन्होंने उस वस्तु का उपयोग किया है जी। उपभोक्ता को आप साधारण शब्दों में समझिए कि जो भी कुछ उपभोग किया जाए, वो चाहे सेवा हो या वस्तु हो, वो उपभोक्ता है। और जो उपभोक्ता है वो अपनी किसी भी डिफिशियंसी के लिए, किसी भी ऐसी त्रुटि के लिए जो उसके साथ कारित हुई है वस्तु के संदर्भ में या सेवा के संदर्भ में, तो वो परिवाद दायर कर सकता है। मैडम, आप बहुत सहज भाषा में हमारे दर्शकों को एक एक चीज की परिभाषा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसका लाभ बहुत अच्छे से ले पाएंगे। उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु किस प्रकार उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया है? उपभोक्ता आयोग का जी आपको पता है 3 स्तरों पे उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता आयोग है, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है जी। सबसे प्राथमिक तौर पे और प्रारंभिक तौर पे हम जितने भी उपभोक्ता हैं सब, हमारी जो समस्याएं हैं वो 99% जो है वो जिला आयोग की कैटेगरी में आती है, क्योंकि उनका जो पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है जी, वो 50 लाख रुपए तक का है जी। तो एक सामान्य उपभोक्ता के जीवन में मुझे लगता है 50 लाख रुपए तक की अमाउंट तक पहुंचना ठीक है, तो आपको जिला आयोग तक परिवाद करने के लिए जाने की आवश्यकता है। कभी अगर आप जिला आयोग के किसी आदेश से व्यथित हैं तो आप अपील करने राज्य आयोग भी जाते हैं। कभी ज्यादा बड़े अमाउंट का वो है तो आप राज्य आयोग जाते हैं जो 2 करोड़ रुपए तक का है 50 लाख से, और 2 करोड़ से ऊपर तक का जो पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है वो राष्ट्रीय आयोग का है जी। आपने बताया कि ज्यूरिसडिक्शन इस तरह से डिवाइड किया गया है पिक्यूनरी। और हम बात करें कि उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं, अगर हम टेरिटोरियल की बात करें पिक्यूनरी के साथ, तो यदि कोई उपभोक्ता दर्ज कराना चाहता है, उपभोक्ता होने के नाते हमारी समस्या जो है वो 2019 के अधिनियम में काफी सीमा तक खत्म कर दी गई है। 1986 के अधिनियम में ऐसा था कि जहां पे विपक्षी पक्षकार, जिससे हमने सेलर जो है जिससे लिया है, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उसका कोई ऑफिस है या जहां वो रह रहा है, हम वहां जाके कंप्लेन कर सकते थे। पर अभी हमारा 2019 का अधिनियम ये कहता है कि आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है, बाध हेतुक जो है, वो जहां पे भी अराइज हुआ है आप वहां भी कर सकते हैं। आप जहां रह रहे हैं वहां भी कर सकते हैं, आप कहीं काम करते हैं आप वहां भी कर सकते हैं। जो सेलर है वो कहीं रह रहा है, अपने अभिलाभ के लिए कोई काम कर रहा है, उसका शाखा कार्यालय है, आप वहां भी जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंटली। अभी आपको ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है वो मुंबई में अवेल की थी तो अब आपको अपना परिवार लेके मुंबई ही जाना होगा। अगर आप भोपाल में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, तो आप अपना परिवार यहाँ भी दे सकते हैं जी। मैडम, उपभोक्ता आयोग बने हैं ये तो आपने बताया, पर इस कानून में उपभोक्ता परिषदें भी बनाई गई हैं, तो उनके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है और क्या है ये उपभोक्ता परिषद? उपभोक्ता परिषद जो बनाई है वो बेसिकली सलाहकार परिषदें हैं और 3 स्तर पर बनाई गई हैं चित्रा जी। सबसे पहले जो केंद्रीय स्तर पर बनाई गई है जी, उसमें उपभोक्ता मामलों के जो केंद्रीय स्तर पर जो प्रभारी मंत्री रहते हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, और 10 से 15 ऐसे गैर शासकीय सदस्य जिन्हें सरकार जिनका नाम निर्देशित करे उनको उसमें सदस्य बनाया गया है। वर्ष में एक बार उसकी बैठक होती है। इसी तरह से राज्य स्तर पर भी है और इसी तरह से जिला स्तर पर भी है। जिला स्तर पर उसका अध्यक्ष जो है वो जिले का कलेक्टर है, वो किसी भी नाम से जाना जाए उसमें अध्यक्ष के तौर पे। और बाकी शासकीय और गैर शासकीय जो उपभोक्ता मामलों के सक्रिय जो लोग हैं उनको उसमें सदस्य बनाया जाता है। और राज्य स्तर पर राज्य के जो प्रभारी मंत्री हैं वो उसके अध्यक्ष हैं जी। और ये सलाहकार परिषद है कि उन्होंने देखा पाया कि क्या और बेहतर किया जा सकता है उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए, उसकी सलाह वो देते हैं जी। मैडम, बहुत संक्षिप्त में आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो उपभोक्ता आयोग है उनमें समय सीमा क्या है परिवाद प्रस्तुत करने की, साथ ही इसमें फीस का कोई प्रावधान है क्या? हाँ, आप आयोग में
परिवाद करने की जो समय सीमा है वो 2 वर्ष है। जब भी वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उससे 2 वर्ष के भीतर आपको अपनी कंप्लेंट जो है वो आयोग में करनी चाहिए। और आयोग में फीस संदाय करने का अपना एक टेबल है जिसमें कुछ अमाउंट डिसाइडेड है कि 50,000 तक जो है वो कुछ नहीं लगेगा, फिर अगर 1 लाख तक है तो 200 रुपए लगेंगे, 100 रुपए लगेंगे। इस तरह से एक उन्होंने चार्ट दिया हुआ है जो अधिनियम में पीछे है, वो उसके अनुसार आपको फीस संदाय करनी होती है। जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे उपभोक्ता कानून के बारे में? सजग रहिए, सतर्क रहिए और कोई भी खरीदारी बिना बिल के करने की कोशिश मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इस कानून के नए उपभोक्ता कानून के बारे में बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। जो नए प्रावधान किए गए हैं खासतौर से विज्ञापन को लेकर, ई कॉमर्स को लेकर, उनके बारे में जो आपने जानकारी दी बड़े सहज शब्दों में, तो हमें उम्मीद है कि दर्शकों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उपभोक्ता कानून के बारे में जो नए प्रावधान नए कानून में किए गए हैं जानकारी मिल गई होगी और आप इसका उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सभी तरह के उपभोक्ता हितों को संरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आप जागृत हुए होंगे उपभोक्ता कानून के बारे में। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।